बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लास्ट हमने इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 190 एमसीक्यू से डिस्कशन कर लिया था, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में 191 टू ऑनवर्ड इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। 191 में एग्जामिनर कह रहा है सिलेक्ट टू नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का होता है। ठीक है जी, तो ये तो दो आसान है। ठीक है, और ये आपको अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में से मिल जाए। 192 विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट क्रेडिट मनी इज करेक्ट। क्रेडिट मनी के बारे में बताएं इनमें से कौन सी करेक्ट बात है, और 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब दो ऑप्शन करेक्ट करनी है। चैप्टर नंबर 11 का एमसीक्यू है। ठीक है, अच्छा जी, देखते हैं जरा क्रेडिट मनी की कौन सी करेक्ट बात है। इंक्रीज इनडायरेक्ट कंजम्पशन, इसका मतलब अगर हमारे पास उधार का पैसा आ जाए तो हमारे लिए कंजम्पशन करना इंक्रीज हो जाता है, कंजम्पशन करना, चीजें खरीदना आसान हो जाता है, तो दैट्स में हम अपनी कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। फिलहाल ऑप्शन अल्फा तो सही लग रहा है। ऑप्शन बीटा देखते हैं, रिड्यूस इन्फ्लेशन, बिल्कुल गलत बात। जितनी क्रेडिट मनी ज्यादा होगी उतनी मनी सप्लाई ज्यादा होगी, उतनी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, और जितनी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है। फर्म एक्सपैंड रेवेन्यू इन अदर रिटेन अर्निंग, फर्म क्या करेंगे, अपना रेवेन्यू एक्सपैंड कर लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि जितनी फर्म ज्यादा क्रेडिट लेगी उतने वो ज्यादा बिजनेसेस करेंगे, तो जितने ज्यादा बिजनेसेस करेंगे तो उनके प्रॉफिट से ज्यादा आएंगे, तो दैट्स व्हाई रेवेन्यू एक्सपैंड होता रहेगा, और रिटेन अर्निंग यानी कि प्रॉफिट जो है वो उनके रिजर्व जो है वो बढ़ते रहेंगे। अच्छा जी, डेल्टा में लिखा हुआ है इंक्लाइन पीपल टू स्पेंड लेस। अगर हमारे पास उधार वाला पैसा, उधार का पैसा आ गया, उधार लिया ही इसलिए जाता है कि खर्च करें, तो स्पेंड लेस ही गलत बात। तो ऑप्शन हमारे पास अल्फा चार्ली दोनों करेक्ट ऑप्शन। 193 देखते हैं। 193 में कह रहा है इफ डिमांड फॉर मनी इज नेगेटिव स्लोप एंड सप्लाई फॉर मनी इज पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, दीज आर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिलो इक्विलिब्रियम पॉइंट बताएं क्या होगा। तो डिमांड फॉर मनी नेगेटिव स्लोप एंड सप्लाई फॉर मनी इज पॉजिटिव स्लोप, यानी कि एक मार्केट बनाना चाह रहा है जहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सप्लाई ऑफ मनी आ जाएगी, और यहाँ पर वो कह रहा है डिमांड फॉर मनी आ जाएगी, और ये मार्केट का इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, अच्छा जी, पूछ रहा है बिलो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा केस होगा। अगर बिलो इक्विलिब्रियम आए, हियर इज बिलो इक्विलिब्रियम, अगर बिलो इक्विलिब्रियम की बात करें तो देखें डिमांड ज़्यादा हो गई जबकि सप्लाई कम है, तो अगर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है तो इस केस को क्या कहते हैं, शॉर्टेज कहते हैं। तो हम कहेंगे मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी पैसों की, पैसे डिमांड पैसों की ज़्यादा है जबकि पैसे मार्केट में कम है, तो शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाएगी। ठीक है, 194 इफ मनी सप्लाई इज 90 मिलियन और टोटल 6 लाख ट्रांजेक्शन हुई हैं और जनरल प्राइस 300 है, व्हाट इज द वेलोसिटी। इसका मतलब ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से, ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से चैप्टर नंबर 11 से एमसीक्यूज आया हुआ है। और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहती है कि अगर आपने कोई बैलेंसिंग कैलकुलेशन करनी तो उसने फॉर्मूला बताया था कि एम वी इज इक्वल टू पी टी, ये फॉर्मूला था। हमें यहाँ से वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पे बन जाएगा प्राइस मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई एम। व्हाट इज द प्राइस, प्राइस इज द 300, प्राइस 300 आ गई। ट्रांजैक्शन कितनी है हमारे पास, 6 लाख, तो यहाँ पे कर लेते हैं 300 प्राइस आ गई, ट्रांजैक्शन 6 लाख है, तो 6 लाख आ गया मेरे पास, डिवाइडेड बाय मनी सप्लाई कितनी है 90 मिलियन, तो 90 मिलियंस लिखना आगे, तो मिलियंस में हमारे पास 6 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, तो इन सब को हम क्या करेंगे, 30 इस 30 से कैंसिल होगी, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 20 इस 20 से कैंसिल, ये 20 इस 20 से कैंसिल, और 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो हमारे पास जो आंसर यहाँ पे बच गया वो हमारे पास यहाँ पर आंसर 2 बच गया। इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट 195, 195 में हायर प्राइसेस विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिडक्शन इज जीडीपी।
तो हमने कहा था अगर अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो और रिडक्शन इन जीडीपी, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट कंबाइंड विद रिडक्शन जीडीपी का मतलब है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये जो डेफिनेशन है हाई अनएम्प्लॉयमेंट कंबाइंड विद स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये स्टैगफ्लेशन, ठीक है। ये ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस होती है कि जहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने से, एग्रीगेट सप्लाई कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी स्लो चल रही होती है। क्योंकि ये रिवीजन हो रही होती है तो दैट्स मैं हर एक एमसीक्यू उसको बहुत डिटेल से डिस्कस नहीं करता, वरना स्टैगफ्लेशन को एक डिटेल टॉपिक से ही समझाया जा सकता है कि स्टैगफ्लेशन कौन सी हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, या हमारी इकोनॉमी किस कंडीशन में स्टैगफ्लेशन पर होती है, ठीक है। अच्छा जी, इन्फ्लेशन आपको पता है प्राइसेस इंक्रीज करना, हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि मिलियंस बिलियंस ऑफ टाइम परसेंट प्राइसेस का इंक्रीज करना, और मॉडरेट इन्फ्लेशन एक नॉर्मल से इन्फ्लेशन होती है, ठीक है जी। जबकि ऊपर वाली बात ये स्टैगफ्लेशन की डेफिनेशन। 196 इंक्रीज इन डिमांड फॉर क्रेडिट मनी, अगर क्रेडिट मनी के लिए डिमांड ज्यादा हो जाए तो बताएं उसे इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि जितनी क्रेडिट मनी के लिए डिमांड बढ़ती जा रही है तो मार्केट में उतना इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता रहेगा। इसका मतलब जब जब बैंक्स को पता चलता रहेगा कि लोग तो हमसे पैसे लेने के लिए मरी जा रहे हैं, तो हम उनको कि भाई मरी ना जाए, तो अब अपने अपने शहर में जो अपने अपने बैंक है वहां से भी अब लोन ले सकते हैं, तो हर एक को मरी आने की जरूरत नहीं है लोन लेने के लिए, ठीक है जी। तो खैर ये जोक था। तो अगर लोग उधार खरीदना चाह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हमें बैंक से जाकर उधार खरीदना है, तो ऑब्वियस बात है बैंक क्या करेगा, बेनिफिट उठाएगा इस सिचुएशन से और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, उधार वाला पैसा बैंक से लेने आ रहे हैं, तो अब बैंक क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा बन जाए। नेक्स्ट देखते हैं 197 विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर करेक्ट, इनमें से बताएं कौन से दो करेक्ट ऑप्शन है। इनडायरेक्ट टैक्स क्रिएट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, हमने कहा बिल्कुल ऑप्शन अल्फा ही करेक्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, उससे प्राइस ज्यादा आ जाए, तो इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, तो अल्फा सही। इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज सप्लाई, हमने कहा बहुत गलत बात। इनडायरेक्ट टैक्स से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है, प्राइसेस ज्यादा हो जाती हैं और इन्फ्लेशन ज्यादा आ जाती है, तो स्टेप यहाँ पे रुक जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा तो सप्लाई कम होती है, तो सप्लाई इंक्रीज नहीं होती, गलत बात है। चार्ली, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट इंक्रीज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, हमने कहा गलत बात। इसकी रीजन ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाए, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, लोग बोरिंग कम करेंगे, बैंक से कर्जा कम लेंगे, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और जितनी पैसे की शॉर्टेज रहेगी, मनी सप्लाई कम रहेगी, तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा, और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होता, बल्कि एग्रीगेट डिमांड कम होने से फर्दर इससे आगे प्राइसेस कम होती हैं, ठीक है। अगर नहीं किसी को यकीन तो अभी देख लेते हैं। तो जैसे ही हमने एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बनाया, ठीक है, तो ये एग्रीगेट सप्लाई है शॉर्ट रन, और दिस इज द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, और ये देखिए ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व बन गई, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम बन गई, ठीक है। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम बन गई। अब इस इक्विलिब्रियम में देखें, अगर एग्रीगेट डिमांड कम करें तो देखें एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो प्राइसेस क्या होती है, कम होती है, तो प्राइसेस का कम होना ये तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है, ये तो इन्फ्लेशन कम हो रही है, तो दैट्स व्हाई चार्ट भी गलत है। डेल्टा देखते हैं। अच्छा वैसे दो करेक्ट करने हैं ना,
तो अल्फा करेक्ट किया तो इसका मतलब जो रिमेनिंग डेल्टा ही करेक्ट होगा, पर फिर भी पढ़ लेते हैं। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इंक्रीज एक्सपोर्ट डिक्रीज इंपोर्ट, हमने कहा बिल्कुल डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट ज्यादा होती है और इंपोर्ट कम होती है, तो ये बिल्कुल बात सही है। क्योंकि जब करेंसी डिवैल्यू करते हैं तो जो हमारी एक्सपोर्ट होती है तो एक्सपोर्ट बिकम चीपर, एक्सपोर्ट सस्ती होने की वजह से एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है, और जो इंपोर्ट होती है वो हमारी एक्सपेंसिव हो जाती है, और एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव होने की वजह से इंपोर्ट कम हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी 198, 198 में कह रहा है कि 198 अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व इनपुट प्राइस इज इक्वल है एक्सपेक्टेड आउटपुट प्राइस के एट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो फिलिप्स कर्व है वो ये नहीं कहता इनपुट प्राइसेस क्या हैं, आउट एक्सपेक्टेड आउटपुट प्राइसेस क्या है, यानी कि फिलिप्स कर्व जो है वो इनपुट प्राइसेस आउटपुट प्राइसेस के बारे में नहीं बात कर रहा था, बल्कि फिलिप्स कर्व तो है ही यही है। ठीक है, फिलिप्स कर्व जो हमारे पास है, हमारे पास वाई एक्सिस पर वेज इन्फ्लेशन होती है और यहाँ पर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और यहाँ पर आकर के लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व यानी कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहीं पे जाके बन रहा होता है। तो जो फिलिप्स कर्व है वो इनपुट आउटपुट प्राइसेस के बारे में बात नहीं कर रहा था, बल्कि फिलिप्स कर्व एक रिलेशनशिप जो है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान में, तो फिलिप्स कर्व जो है सारा सारा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात कर रहा होता है, ना कि इनपुट प्राइस और आउटपुट प्राइस के ऊपर बात कर रहा होता है। तो दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा जी 1999 देखते हैं। 1999 में इन बिजनेस साइकिल दैट डैश इज ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा यहाँ पे मैंने बात कर ही दी। जब हम बिजनेस साइकिल बनाते हैं, जैसे कि मैंने बिजनेस साइकिल बनाया था, और बिजनेस साइकिल में ये बिजनेस साइकिल की मैंने एक शेप बनाई थी, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल में ले रहे होते हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल में याद रखिएगा कि हम टाइम ले रहे होते हैं, यहाँ पर भी वक्त होता है, और वाई एक्सिस पर हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक एक्टिविटी होती है। तो इन बिजनेस साइकिल डैश इज ऑन वाई एक्सिस, हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पे टाइम ही होगा। ठीक है जी। 200 कॉन्ट्रैक्शन फिस्कल पॉलिसी सिलेक्ट टू। तो सबसे पहले देखना है कॉन्ट्रैक्शन फिस्कल पॉलिसी है क्या। कॉन्ट्रैक्शन और फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी फिस्कल पॉलिसी है जहां पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दिया जाता है और टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करके अगर टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाई है। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाए और यहाँ से टैक्सेस ज़्यादा लगाना शुरू कर दें, तो इस कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी से ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जामिनर ने किस डायरेक्शन में एमसीक्यूज पूछा हुआ। बताएं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी सिलेक्ट टू। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज, हमने कहा गलत, गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज, ये गलत। टैक्सेस डिक्रीज, हमने कहा गलत, टैक्सेस इंक्रीज होते हैं। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज, हमने कहा ये सही है। टैक्सेस इंक्रीज, हमने कहा ये सही है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के जो पॉइंट है चार्ली करेक्ट है और डेल्टा करेक्ट है। ठीक है, 201 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनमें से बताएं, दो सिलेक्ट करें जो डायरेक्ट टैक्स के फायदे नहीं है। नंबर वन, डायरेक्ट टैक्स इक्विटेबल होता है, हमने कहा ये तो एडवांटेज है, तो हमने नहीं को देखना। अनपॉपुलर, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो अनपॉपुलर होता है, तो हमने कहा एडवांटेज नहीं है, तो इसका मतलब ये सही है क्योंकि हमें एडवांटेज नहीं दिखा। डायरेक्ट टैक्स इकोनॉमिकल होता है। डायरेक्ट टैक्स इकोनॉमिकल मीन जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वो ज्यादा पैसे देगा, जिसके पास कम पैसे होंगे वो कम पैसे देगा। ठीक है, तो इकोनॉमिकल है। और इकोनॉमिकल के जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो ये है, इकोनॉमिकल मतलब ये है कि जो इसकी जो कलेक्शन होती है डायरेक्ट टैक्स वो बड़ी आसान होती है, यानी कि जिस पर्सन के ऊपर, कंपनी के ऊपर डायरेक्ट टैक्स होता है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जाकर एफबीआर में टैक्स जमा करवा देती है। तो एफबीआर को टैक्स कलेक्शन में ज़्यादा कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ती इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स।
तो बिल्कुल डायरेक्ट टैक्स इकोनॉमिकल है, तो ये डायरेक्ट टैक्स का फायदा है। तो हमें नॉट एडवांटेज यानी कि हमें तो यहाँ पे डिसएडवांटेज देखना है डायरेक्ट टैक्स का। इवेजन, बिल्कुल इवेजन डायरेक्ट टैक्स का डिसएडवांटेज है। इवेजन कहते हैं टैक्स चोरी, तो बिल्कुल डायरेक्ट टैक्स वाले टैक्स चोरी करते हैं। तो बी और डी हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। 202 में in oligopoly small firm has large share in market। ओलिगोपोली में स्मॉल फर्म यानी कि छोटी थोड़ी थोड़ी सी फर्म होती है लेकिन उनका लार्ज मार्केट शेयर होता है। सिलेक्ट टू, पता है इनमें से कौन सी करेक्ट है ओलिगोपोली के बारे में। ठीक है, यानी कि ओलिगोपोली तादाद इन क्वांटिटी थोड़ी होती है लेकिन बिजनेस स्ट्रक्चर और बिजनेस मार्केट एरिया और मार्केट साइज लार्ज हो। जैसे कि अगर हम शेल की बात करें तो शेल जो है हमारे पास पेट्रोल कंपनी एक ही है लेकिन पूरे पूरे सिटीज को एरिया को उस शेल ने कवर किया हुआ। ठीक है, अच्छा जी। इसी तरह ओलिगोपोली में सीमेंट इंडस्ट्रीज, चंद सीमेंट इंडस्ट्रीज है लेकिन पूरे पाकिस्तान को कवर किया हुआ। इस तरह एयरलाइन इंडस्ट्रीज है। ठीक है जी, तादाद में कम है लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट साइज बहुत लार्ज है। अच्छा जी बताएं, ऑप्शन में ना एग्जामिनर ओलिगोपोली की करेक्टरिस्टिक्स रखी है। ठीक है, तो ओलिगोपोली की करेक्टरिस्टिक्स में से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। लो बैरियर टू एंट्री, ओलिगोपोली में लो बैरियर होता है, गलत बात। ओलिगोपोली में लो नहीं हाई बैरियर होता है, तो ये तो गलत है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ओलिगोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, हमने कहा गलत बात। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, क्योंकि ओलिगोपोली में तो कार्टेल लग जाता है। जब कार्टेल लग जाता है सारे सारे सिंगल प्राइसेस चार्ज करना शुरू हो जाते हैं। और नॉन क्लूसिव में प्राइसेस कम भी हो सकती हैं, प्राइसेस ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये है कि हम एक प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर सेल कर रहे हैं। जैसा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो रेजिडेंशियल का जो रेट होता है वो कम होता है, कमर्शियल का बिजली का रेट ज़्यादा होता है। तो एक यूनिट कंज्यूम करने पर कमर्शियल सेक्टर को ज़्यादा बिल आ रहा होता है जबकि रेजिडेंशियल को कम आ रहा होता है, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर, बिल्कुल ये ओलिगोपोली की कैरेक्टरिस्टिक है, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर। क्यों इनडिटर्मिनेट है? क्योंकि ओलिगोपोली की डिमांड कर इलास्टिक भी होती है और इन इलास्टिक भी होती है, यानी कि इसी की वजह से ये तो किंग डिमांड कर बन रहा होता है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म, बिल्कुल ये भी ओलिगोपोली की कैरेक्टरिस्टिक, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म। एक फर्म दूसरी फर्म के ऊपर इंटरडिपेंड करती है, और ये किस कंसेप्ट में करती है? जब आप नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली पढ़ते हैं। नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली में फर्म इंटरडिपेंडेंस होती है, यानी कि हर एक फर्म अपने कंपटीटर के ऊपर नजर रखी होती है कि वो कौन सी प्राइस चार्ज करने लगा है, तो हम भी उसके लिहाज से प्राइस चेंज करेंगे। वो प्रोडक्ट को बदलेगा, हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, 203 203 में ये है, इफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स डिक्रीज, अगर कमोडिटी एक्स की सप्लाई कम हो जाए, ऑल्सो रिड्यूस सप्लाई ऑफ कमोडिटी वाई, यानी कि वो ये कह रहा है अगर सप्लाई फॉर कमोडिटी एक्स कम हो जाए और यहाँ से सप्लाई ऑफ वाई भी डिक्रीज कर जाए, बताएं ये एक्स और वाई का ताल्लुक आपस में सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट है, इंडिपेंडेंट है, क्रॉस इलास्टिसिटी है, बताएं इनमें से क्या है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों ने पहले खुद सॉल्व किया होगा और इसके बारे में अच्छे से आप लोगों ने सोच भी लिया होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो बनता है बीटा, कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब ये बनता कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर ये सप्लाई ऑफ एक्स डिक्रीज हुई है तो ऑब्वियस बात है सप्लाई ऑफ एक्स तब डिक्रीज होगी जब एक्स की प्राइस कम होगी। असल में ये हुआ हो। ठीक है, तो अब कम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप क्या? कम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप इनका बनना, इनका देखिए, अगर प्राइस कम हो रही है और सप्लाई भी कम हो रही है तो इन दोनों में जो रिलेशनशिप बन रहा है वो पॉजिटिव बन रहा है। तो हमने हमने पढ़ा था कि सब कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन, कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन में अगर प्राइस है
किसी और प्रोडक्ट की और सप्लाई जो है किसी और प्रोडक्ट की, दोनों में रिलेशनशिप पॉजिटिव हो तो वो कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन। ठीक, तो ये कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन है। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने क्लासेस में बताई है। ठीक है, अच्छा जी, इसके ऊपर मैंने डिटेल क्लासेस में एम्फसाइज किया था कि एग्जामिनर इस तरह के ट्रिकी एमसीक्यू पूछता, और अगर ऐसा कह देता कि सप्लाई ऑफ एक्स कम हो रही है जबकि सप्लाई ऑफ वाई ज्यादा हो रही है, अब देखें इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप बना, नेगेटिव। अगर नेगेटिव रिलेशनशिप बना तो अब ये सब्सटीट्यूट इन प्रोडक्शन, सब्सटीट्यूट यानी कि फिर ये ऑप्शन बनता सब्सटीट्यूट इन प्रोडक्शन, सप्लाई वाला साइड। अच्छा, यहाँ पे कंप्लीमेंट और सब्सटीट्यूट का हरगिज मतलब ये नहीं है कि कंप्लीमेंट डिमांड साइड की ऑप्शन है। देखें अगर क्वेश्चन ऊपर सप्लाई साइड से रिलेटेड है तो ऑप्शन बेशक कंप्लीमेंट लिखा है, नहीं एग्जामिनर ने यहाँ पे लिखा कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन, तो आप लोगों ने इनको कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन ही अज्यूम करके चलना है, क्योंकि क्वेश्चन सप्लाई का तो ऑप्शन भी अज्यूम करेंगे सप्लाई रिलेटेड ही चल रही हैं। ठीक है, अच्छा 204 में कहता है कि आपका ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, आउटर फ्लो इज कॉल्ड। आउटर फ्लो कौन सा, ये आउटर फ्लो, ये आउटर फ्लो, ये सारा आउटर फ्लो, ये जो आउटर फ्लो है, ये आउटर फ्लो किस चीज का है, देखिए आउटर फ्लो में क्या रहा है, एक्सपेंडिचर खर्चा, फैक्टर इनकम पैसे। इसका मतलब ये जो आउटर फ्लो है ना, दिस इज कॉल्ड मनी फ्लो, ये पैसों का फ्लो। और अगर आप इनर फ्लो में देखें तो इनर फ्लो में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और सर्विस है, दिस इज कॉल्ड इनर फ्लो, ये इनर फ्लो। तो इनर फ्लो में क्या चल रहा है, पैसों का, तो चीजों का फ्लो, तो चीजों के फ्लो को रियल फ्लो कहते हैं। तो उसने आउटर फ्लो पूछा था तो हमारा ऑप्शन बनेगा बीटा, तो इसका बीटा करेक्ट ऑप्शन। 205 लास्ट एमसीक्यू ऑफ द डे। 205 में ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको जरा देखते हैं। इफ डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, डिमांड क्या है, इफ डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक डायग्राम, ये डिमांड आ गई परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, और एक सप्लाई आ गई जो कि परफेक्टली इलास्टिक, तो इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम एक बना। अगर ऐसा है तो बताएं कंज्यूमर सरप्लस इज, सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस क्या है इसके ऊपर बात करें। अच्छा जी, तो जो यहाँ तक अच्छा यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको ऑप्शन दे दो। अगर डिमांड इन इलास्टिक है और सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो बताएं क्या होगा। अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो आपको पता है इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो होता है, तो आपके जीरो डिमांड है। और अगर ये हॉरिजेंटल है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होती है वो इन्फिनिट होती है। ठीक है, तो जीरो डिमांड सप्लाई इन्फिनिट, तो इसका मतलब ऑप्शन अल्फा तो मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, डिमांड इन्फिनिट सप्लाई जीरो ये गलत बात है, ऐसा नहीं, ये गलत लिखा। अब दो ऑप्शन रहेगी कि कंज्यूमर सरप्लस का ऑप्शन चार्ली बनेगा या डेल्टा बनेगा। कंज्यूमर सरप्लस असल में है क्या, इसको शॉर्ट से समझाता हूँ। कंज्यूमर सरप्लस ये है, अब ये एक डिटेल और एक लेंथी टॉपिक है जो कि थोड़ी अरसे में नहीं समझा सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट में समझाता हूँ। कंज्यूमर सरप्लस ये है कि एक्सपेक्टेड प्राइस वर्सेस एक्चुअल प्राइस। मिसाल के तौर पर आप एक दुकान में गए और आपने कहा कि मैं जो ये प्राइस सोच करके कि आपने कहा कि मैं 100 रुपए की चीज़ खरीद लूंगा, तो दुकानदार ने कहा कितने, आपने दुकानदार से पूछा कितने पैसे, दुकानदार ने कहा 100 रुपए, तो आपने उससे थोड़ी सी बहस की तो दुकानदार ने आपको चीज़ 90 रुपीज़ की दे दी। इसका मतलब घर से जो आप प्राइस सोच कर गए थे कि मैं 100 रुपया देकर आऊंगा, एक्चुअल कितने पैसे दिए, 90 रुपीज़ दे दिए। इसका मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस एक्चुअल से ग्रेटर है, तो ये जो 10 रुपया बचा कर लेकर आए ना, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। आप तो 100 रुपए के लिए विलिंग थे ना, लेकिन आपने दुकानदार से थोड़ी सी बहस की तो 100 वाली चीज 90 रुपए की मिल गई। तो 10 रुपए आपने क्या किया, घर आकर किसी को नहीं बताया, आपने घर में यही बताया होगा ना कि 100 की आई है। अगर ये बताएंगे 90 आ गई तो 10 रुपए खुद वो घर वाले ले लेंगे। ठीक है जी, तो ये 10 रुपए जो होंगे आपके, ये आपका क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस होगा। ठीक है, अच्छा जी, इस तरह प्रोड्यूसर सरप्लस भी होता है। ठीक है,
तो मैं आपको बस इन शॉर्ट डायग्राम से जल्दी से समझा देता हूँ ताकि ये एमसीक्यूज में प्रोड्यूसर को क्यों ज़्यादा होगा इसको सपोर्ट करूँगा। अगर ये बात समझ ना आई तो इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर किसी सेपरेट टॉपिक में मैं आपको ये कंसेप्ट समझा दूँगा। ये डिमांड बन गई और ये हमारे पास क्या बन गया, इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये क्या गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो इस इक्विलिब्रियम से ये वाला एरिया होता है ना, अबव वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया सारा होता है कंज्यूमर का एरिया, ये कंज्यूमर सरप्लस का एरिया, ठीक है जी। और ये जो दूसरे वाला एरिया होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एरिया कर लेते हैं, ये जो ग्रीन वाला एरिया, ये ग्रीन वाला एरिया, बस इतना ही। ये सारा का सारा एरिया जो होता है ये प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। तो ग्रीन वाला कौन सा एरिया हो गया, ये येलो वाला एरिया कंज्यूमर सरप्लस एरिया होगा, ये वाला एरिया ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कंज्यूमर सरप्लस का, और जो ग्रीन वाली ट्राइंगल नीचे वाली बनी ये प्रोड्यूसर, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस, दिस इज द प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है जी। तो अब एक बात और करें, कंज्यूमर सरप्लस जो है ये डिमांड कर, ये इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम है ना, जो कंज्यूमर सरप्लस है वो इस इक्विलिब्रियम लेवल से डिमांड करके बिल्कुल नीचे नीचे तक रहता है। इसकी लंबी रीजन है, ठीक है, बस मैं आपको शॉर्टकट बताना चाह रहा हूँ। और जो प्रोड्यूसर सरप्लस है ये सप्लाई कर्व से इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस डिमांड कर्व से इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ आ रहा होता है, और प्रोड्यूसर सरप्लस सप्लाई साइड से इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ आ रहा होता है। ये इनकी डायरेक्शन होती है। ये क्यों होती है तो किसी सेपरेट वीडियो के ऊपर इसके ऊपर बात कर लूंगा। अब हमारे इस केस में देखें क्या हो रहा है, तो देखिए ये डिमांड कर्व है और हमें पता है ये इक्विलिब्रियम प्राइस है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे, ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ रही है। तो इसका मतलब कंज्यूमर सरप्लस का एरिया ये बनेगा सारा, ये तो ये तो ऊपर जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। और जबकि अगर प्रोड्यूसर सरप्लस करें, देखें प्रोड्यूसर सरप्लस ने सप्लाई से इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ मूव करा, तो सप्लाई कर्व ये है, और डिमांड को देखें, प्रोड्यूसर सरप्लस के एरिया डिमांड को देखें इंटरसेक्ट नहीं करा, तो डिमांड कर्व से पहले पहले ही रहेगा। तो ये प्रोड्यूसर सरप्लस के एरिया कुछ बन रहा है, देखें प्रोड्यूसर सरप्लस के एरिया कम है, कंज्यूमर का ज्यादा, तो दैट्स व्हाई कंज्यूमर सरप्लस इज मोर देन प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ये ऑप्शन बन गया चार, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तक काफ़ी है, 205 तक इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, अगर चलें एक और बात, अगर यहाँ से रिवर्स हो जाए, यानी कि वो कहते हैं डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक की जगह ना इलास्टिक कहते हैं, और सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक की जगह कर दे इन इलास्टिक, और आप पूछे कंज्यूमर सरप्लस इज, तो दोनों ऑप्शन बदलें। इस केस में अब ये ऑप्शन सही हो जाएंगे, बीटा और डेल्टा ऑप्शन, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट इस ऑनवर्ड डिस्कशन मुलाकात होगी, अल्लाह।